एवरीवन, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। द हिंदू में पब्लिश हुआ था एडिटोरियल पेज में। आर्टिकल लिखा गया भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स और सीएचसीज के खाली होने पे गवर्नमेंट स्टाफ जो है, डॉक्टर्स नर्सेज वहाँ पे है ही नहीं, बस बिल्डिंग बना करके छोड़ दी गई है और बिल्डिंग खड़ी है। चलिए आर्टिकल के ऊपर बेस्ड अपना आज का क्विज है। जो भी इस क्लास में आप सीखें इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, पैराजम्बल सब कुछ इस क्विज में आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं आपको। आइए लेक्चर को शुरू करें। चलिए, कह रहा है जी फैकेड ओवर फंक्शन। अब ये क्या लिखा हुआ है? फैकेड, फैकेड लिखा हुआ है ना, लेकिन एक फॉरेन वर्ड है ये, और इसको लिखा जरूर फैकेड जाता है लेकिन बोला जाता है फुसाड, ठीक है। फैकेड आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोल देंगे इसको, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? फुसाड। फुसाड का मतलब होता है मुखौटा, मास्क, डिस्गाइस। कह रहे जी मुखौटा जो है वो फंक्शन से यानी काम से बड़ा हो गया है। आपने बिल्डिंग्स को मुखौटा पहना दिया है, हॉस्पिटल्स का, सीएचसीज का, एम्स का, लेकिन अंदर काम हॉस्पिटल्स वाला, सीएचसी वाला या एम्स वाला नहीं हो रहा। मुखौटा बड़ा है, काम कम है। समझ गए? कह रहे जी विद द प्रॉमिस ऑफ केयर अंडर द नाइफ द सोल्यूशन लाइज इन मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कह रहे जी इस चीज के साथ ही विद, अच्छा किसके साथ भाई? जो प्रॉमिस है, जो वादा है केयर का या देखभाल का, कह रहे इस वादे के अंडर द नाइफ होने के साथ ही। अंडर द नाइफ का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप नाइफ के अंडर हैं तो आप ऑपरेशन थिएटर में हैं। डॉक्टर के हाथ में छुरी है ना, वो आपको ऑपरेट करेगा, कुछ काटेगा, कुछ निकालेगा, कुछ सही करेगा। कह रहे जी उसी तरीके से डॉक्टर, ये जो प्रॉमिस है सरकार का लोगों की केयर करने का, इस प्रॉमिस या वादे के भी ऑपरेशन थिएटर में होने के साथ ही, इस वादे के भी चीरफाड़ होने के साथ ही, कह रहे जो सोल्यूशन है ना वो लाई करता है, वो छुपा हुआ है मैनेज करने में रिसोर्सेज यानी संसाधनों को एफिशिएंट तरीके से। तो सरकार का वादा जो है ना कि हम अच्छे से सिटीजन्स की केयर करेंगे, हॉस्पिटल्स में उनको इलाज करेंगे, वो सारे वादे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अंडर द नाइफ है वो पूरा का पूरा ऑपरेशन हो चुका है उसका। अब सोल्यूशन यही है कि जो डॉक्टर्स, जो हॉस्पिटल्स आपके पास हैं, आप उनको ठीक से मैनेज करें। सॉल्यूशन सब्जेक्ट है आपका ग्रीन कलर में, वर्ब है इसकी पिंक कलर में लाइज। सब्जेक्ट आपको ग्रीन में, वर्ब पिंक्स में मिलेंगी पूरे आर्टिकल में। आप ही के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बूस्ट हो। सब्जेक्ट वर्ब जब तक नहीं पकड़ पाते हो इंग्लिश में आपका स्ट्रगल, संघर्ष जारी रहेगा। अंडर द नाइफ मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन थिएटर में होना किसी चीज का, सर्जरी के अंदर होना, ऑपरेशन में होना। अंडर से बनने वाली 4 फ्रेजल वर्ब्स, 4 इडियम्स या फ्रेजेस आपको और याद रखने हैं। अंडर द वेदर, अंडर द रेडार, अंडर द लेंस या अंडर द थंब। एक बार खुद से देख लो कितनी आपको आती हैं, एक एक करके चारों करवा रहा हूं मैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, अगर आप अंडर द थंब है तो हिंदी में बोलते हैं ना अंगूठे के नीचे होना, थंब यानी अंगूठा। अगर किसी के अंगूठे के नीचे हैं तो आप अंडर डोमिनेशन ऑफ समबडी है, ठीक है। आप अपने बॉस की, किसी भी आदमी की, इंसान की अगर अंडर द थंब है तो वो आदमी आपको अंगूठे के बल पे रखता है, नचाता है आपको, वो समझ गए ना, स्लेव की तरह काम करना, अंडर द थंब होना। अंडर द लेंस होते हैं जब आप, तो आप लेंस यानी जांच के दायरे के अंदर हैं। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में लेंस होते हैं ना, माइक्रोस्कोप, उसमें आप चीज़ों को जांचते हैं, देखते हैं, छोटा करके, बड़ा करके। तो वैसे ही अगर आप अंडर द लेंस हैं तो कुछ काम आपने शायद गलत कर दिया है, आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। पुलिस में, सीआईडी में, सीबीआई में आपकी जांच चल रही है। अंडर द रेडार है, इसका मतलब क्या है? देखिए, रेडार जो है ना ऊपर उड़ने वाली चीज़ों को पकड़ लेता है, किसी एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर ना उड़ रही हो, मान लीजिए रेडार है और ये लेट से 50 किलोमीटर ऊपर कोई मिसाइल जा रही है तो इसको पकड़ लेगा रेडार। लेकिन अगर कोई मिसाइल अगर 2.5 किलोमीटर ऊपर जा रही है ना तो उसको पकड़ नहीं पाएगा रेडार। नीचे लो फ्लाइंग जोन के अंदर चीज़ें जो उड़ती हैं उनको रेडार्स पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप अंडर द रेडार हैं तो आप बहुत चुपके से किसी काम को कर रहे हैं, टू डू या टू बी डिस्कवरेबल, डिस्कवरेबल, ठीक है, डिस्कवरेबल। आप बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है,
चुपचाप अपना काम करके, पता नहीं क्या हो गया इसकी स्पेलिंग के यार, डिस्कवरेबल तो ठीक है, अनडिस्कवरेबल ऐसे बन जाएगा। चलिए लास्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना, टू बी सिक, टू बी सिक और इल। ये आपको पता है ईडीएम कहाँ से बनी हुई है? जब जहाज, पुराने टाइम में जहाज पे कोई आदमी बीमार हो जाता था तो उस बीमार आदमी को जहाज के निचले हिस्से में भेज देते थे ताकि वो सबको बीमार नहीं करे और आराम से आराम करे, है ना। निचले हिस्से में अगर आप गए हैं तो वेदर यानी खुले आसमान के अब नीचे आ चुके हैं आप, समझ चुके हैं ना। अब आसमान आपको दिखेगा नहीं, आप अंडर द वेदर है, जहाज के निचले वाले हिस्से में है, बीमार है या इल है। चलिए चारों ईडियम्स याद रखना, कहानियों के साथ आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का एक बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल पीओ के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी नई वाली वोकैब शीट अपनी कंपाइलेशन आपको दे देंगे वीकली मंथली वीडियो के साथ। पहला वर्ड अपने पास फुसाड। अभी बताया था आपको मैंने, मुखौटे को बोलते हैं फुसाड। डिस्गाइज, सेम्बलेंस, ब्लफ, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बिहाइंड हर चेयरफुल फुसाड शी इज़ अ रियली लॉनली पर्सन। अपने हंसी वाले चेहरे के पीछे या मुखौटे के पीछे वो एक बहुत ही लोनली पर्सन है, बहुत ही अकेलेपन से जूझ रही इंसान है। चलिए अगली अपने पास फ्रेजल वर्ब है चर्न आउट। अगर आपने दही से बटर बनता हुआ देखा हो, जब वो उसको बिलो करके, है ना, मटकी के अंदर या किसी बर्तन में घुमा घुमा के उसका बटर बनाते हैं और साथ में निकलती है उसमें बटर मिल्क, तो वो प्रोसेस कहलाती है चर्न आउट करना। चर्न आउट करना यानी किसी चीज़ को तेज़ी से प्रोड्यूस करना। जैसे बस दही में आप घुमाते जाओगे और बटर प्रोड्यूस होता जाएगा, है ना, और छाछ अलग होती जाएगी। तो वहीं से इस चर्न करने की प्रोसेस से आपने चर्न आउट नाम की फ्रेजल वर्ब निकाली है। एग्जीक्यूट करना, मैन्युफैक्चर करना। द मेगा फैक्ट्री चर्न्स आउट 50,000 कार्स एवरी डे। ये जो मेगा फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है। मेगा फैक्ट्री मतलब बहुत बड़े स्केल की फैक्ट्री। चर्न आउट करती है, तेज़ी से बनाती है 50,000 कारें हर रोज, एवरी डे। चलिए एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एवरी डे बीच में स्पेस लगा हुआ है और इस स्पेस को निकाल दें तो बन जाएगा एवरी डे। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, स्पेस के साथ, विदाउट स्पेस। कितने बच्चों को पता है कमेंट्स में डाल के बताना, दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट यूज है इनका। चलो अगले अपने पास वर्ड है जी सररियल। देखिए ये जो सर रूट है इसका मतलब होता है बियॉन्ड या पार। रियल का मतलब होता है सच, हकीकत, ऐसी चीज़ जो हकीकत के परे हो, पार हो, सपने जैसी हो, ड्रीम लाइक हो, सपने जैसी हो, उसको बोलते हैं सररियल। जिस पे विश्वास आना, भरोसा आना मुश्किल हो। वर्चुअल, इनक्रेडिबल बोल सकते हैं इसको। एंटोनिम हो जाएगा इसका रियल या पैल्पेबल। पैल्पेबल यानी जिसको महसूस किया जा सके, जो सच हो, रियल हो। फोटोशॉप कैन मेक योर पिक्चर्स लुक सररियल। फोटोशॉप आपके पिक्चर्स को सररियल या सपने जैसा, ड्रीम लाइक बना सकता है, वर्चुअल इनक्रेडिबल बना सकता है ना। आप ऐसे दिखोगे फोटोशॉप में जैसे आप कभी थे ही नहीं, अपनी पिक्चर में आप ऐसे दिखाई देते हो। चलिए अगला वर्ड अपने पास फोर्ट्रेस। ये वर्ड बना है फोर्ट से। फोर्ट मतलब किला, फोर्ट्रेस मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बेस या मजबूत किला, यानी एक ऐसा किला जिसको भेदना मुश्किल हो, जो इस तरीके से बनाया गया हो कि दुश्मन को, मतलब समझ गए ना, दुश्मन के सामने फेस कर सके आपके दुश्मन को, आपके दुश्मन को अंदर ना आने दे। स्ट्रॉन्ग होल्ड, बैस्टिन, सिटाडेल, गैरिसन और रैम्पार्ट, सभी वर्ड से फोर्ट्रेस को बताया जाता है। खास करके रैम्पार्ट वर्ड जरूर देख लेना। किसी भी किले के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं, उसको बोलते हैं रैम्पार्ट। ठीक है,
जैसे ताजमहल है, अगर ताजमहल जाएंगे तो उसकी रैम्पार्ट आपको मिलेगी बाहर, बड़ी सी दीवारें होंगी मोटी मोटी, जिसको क्रॉस करके आपको ताजमहल में जाना होगा। चलिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड डिजिटल रैम्पार्ट्स या फोर्ट्रेसेस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल या ऑनलाइन किलों को बना दिया है, फोर्ट्रेसेस को बना दिया है। और क्यों? टू सिक्योर द प्राइवेसी ऑफ देयर यूजर्स, अपने यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए। चलो, लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, स्केलेटल। स्केलेटल, देखिए ये वर्ड बना है स्केलेटन से। स्केलेटन मतलब अस्थि पंजर या कंकाल। वो आपने देखा होगा ना, जो डॉक्टर के किसी हड्डी वाले, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ स्केलेटन रखा होगा, नकली स्केलेटन होगा, कंकाल होगा। तो वहीं से वर्ड स्केलेटल एडजेक्टिव बनाया गया है। कंकाल कैसा होता है? आदमी कितना भी तगड़ा मोटा हो, उसका कंकाल बिल्कुल पतला, थिन या स्मॉल होगा। समझ पा रहे हो इस बात को आप? भाई ऊपर का हार्ड मास अगर निकल जाए तो नीचे तो कंकाल सबका एक जैसा ही है, ऑलमोस्ट बोन डेंसिटी सबकी एक जैसी होती है। तो बहुत ही पतली चीज को या बहुत ऐसी चीज जो नाम मात्र जैसी हो उसको बोलते हैं स्केलेटल। समझ गए ना? चलिए, पतली चीज को या एकदम या ऐसी चीजों को इमैसिएटेड, स्टार्व्ड, कैडावरस, फेमिस्ट या बोनी भी बोलते हैं। अब आपके लिए नए वर्ड्स होंगे सारे। इमैसिएटेड मतलब बहुत भूख से पतला हुआ आदमी। स्टार्व्ड का मतलब भी वही होता है जो बहुत भूखा हो, बहुत कमजोर हो गया हो। कैडावरस मतलब जो कैडावर जैसा हो, लाश जैसा हो, ऐसा आदमी एकदम सूखा, एकदम कांटे जैसा, लाश जैसा, है ना, कैडावरस। फेमाइस्ट का मतलब भी वही होता है जो अकाल से आया हो कोई आदमी हो, भूखा हो और बहुत पतला हो। बोनी मतलब जिसकी हड्डियां दिख रही हो। उल्टा हो जाएगा इसका, फैट, हैवी और प्लम्प। अब देखो ये पतले या नाम मात्र वाली चीज को कैसे यूज करेंगे वर्ड को। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गेव ओनली अ स्केलेटल अकाउंट ऑफ द डिबेट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने सिर्फ एक स्केलेटल अकाउंट दिया, ब्यौरा दिया पूरी डिबेट का। स्केलेटल अकाउंट मतलब नाम मात्र का अकाउंट। ब्यौरा जो है डिबेट का सिर्फ नाम मात्र का था, बहुत कमजोर था, बहुत पतला था। डिबेट बहुत बड़ी थी, बहुत बातें हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में ना के बराबरी कुछ उसमें लिखा गया। तो ऐसे इस वर्ड को यूज किया जाता है। चलिए, कल 2 फॉरेन वर्ड्स आपसे मैंने शेयर करने थे कल की क्लास में, जो शायद हम भूल गए, तो आज कर लेते हैं दोनों फॉरेन वर्ड्स को। पहला वर्ड है जी सेना क्विना नॉन और दूसरा वर्ड है पर्सोना नॉन ग्रेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, बहुत बार देखे होंगे आपने एग्जाम्स में, पढ़े होंगे आर्टिकल्स में। देखिए, नॉन मतलब नहीं, सिने का मतलब है जी बिना, और क्वा का मतलब होता है क्वालिफिकेशन या शर्त। सिने क्वा नॉन, या इसको कई लोग बोलते हैं साइन क्वा नॉन, इसका मतलब होता है जी ऐसी चीज जो एक प्री कंडीशन हो किसी दूसरी चीज के लिए, प्री रेक्विजिट हो, जिसके बिना कोई दूसरा काम हो ही ना पाए। जैसे ट्रस्ट इज सिने क्वा नॉन फॉर एनी रिलेशनशिप। ट्रस्ट एक प्री कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, इसेंशियल शर्त है किसी भी रिलेशनशिप का। पहले ट्रस्ट आएगा फिर रिलेशनशिप बिल्ड होगी। समझ पा रहे हो? हार्डवर्क इज सिने क्वा नॉन फॉर सक्सेस। मेहनत जो है प्री कंडीशन है सक्सेस की, कामयाबी की। तो इस तरीके से एक प्री कंडीशन, समझ गए ना आप, जरूरी एक कंडीशन को बोलते हैं सिने क्वा नॉन। अगला जी पर्सोना नॉन ग्रेटा। देखिए, पर्सोना मतलब आदमी, नॉन मतलब नहीं, ग्रीक रूट्स है सारी ये। ग्रेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रेसिस, थैंक। ग्रेटा का मतलब होता है वेलकम या थैंक यू, है ना। दोनों जो है रूट्स, ये रूट दोनों वर्ड्स को बताती है। तो पर्सोना नॉन ग्रेटा वो है जी जिस आदमी को आप कह रहे हैं कि आपका वेलकम नहीं है, आप इस जगह पे ना आए। अ पर्सन हु फॉर सम रीजन इज नॉट वांटेड और वेलकम एट समवेयर। समझ गए? आफ्टर द इंसिडेंट द इंडस्ट्रियलिस्ट फाउंड हिमसेल्फ पर्सोना नॉन ग्रेटा इन बिजनेस कम्युनिटी। इस घटना के बाद में इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद को पाया एक अनवेलकम आदमी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। इससे कोई बड़ा बिजनेसमैन बात नहीं करता था, किसी बिजनेस इवेंट में इसको बुलाया नहीं जाता था। इस इंसिडेंट के बाद में ही वॉज अ पर्सोना नॉन ग्रेटा। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, जब कोई 2 कंट्रीज की लड़ाई हो जाती है तो उनके डिप्लोमेट्स को भगा देते हैं। जैसे कनाडा से इंडियंस को और इंडिया से कैनेडियन डिप्लोमेट्स को रवाना कर दिया, तो उनको ये बोला जाता है यू आर पर्सोना नॉन ग्रेटा, अब आप इस देश में वेलकम नहीं है, अपने देश में वापस जाओ। चलिए, फॉरेन वर्ड्स हैं आज के क्विज में पूछे हुए हैं, आ जाओ अपने आर्टिकल पे। डिटेल में हो गई वोकैब आपकी। आर्टिकल की समरी यही है जी, एम्स बन रहे हैं नए नए, CHC PHC बनाने पे सरकार जोर दे रही है, लेकिन सरकार का पूरा जोर इस चीज़ पे है अभी कि बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे करके नया CHC हॉस्पिटल कैसे बनाया जाए। हॉस्पिटल बनने के बाद में उसमें इक्विपमेंट लाना, स्टाफ लाना, स्पेशलिस्ट लाना, ये सब चीज़ों पे सरकार का जोर नहीं दिया हुआ।
इस वजह से ही इतने हॉस्पिटल्स बनने के बाद भी आज भी लोग प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। हमारा आर्टिकल बताएगा इस समस्या को डिटेल में, और साथ में इसका सोल्यूशन भी बताएगा जो सरकार को शायद दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, आज की टोन है सटारिकल, सटायर कर रहा है सरकार पे, उपहास करके मजाक उड़ा रहा है गवर्नमेंट का, है ना। गवर्नमेंट का नहीं, मतलब गवर्नमेंट के कर्मों का मजाक उड़ाया जा रहा है इस आर्टिकल पे। कह रहा है जी, इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम सीम्स टू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बिल्डिंग हॉलो जाइंट्स। कह रहा है भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो दिखाई देता है कि वो मास्टर कर चुका है। मास्टर करना, किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाना। तो लगता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी है, वो भी एक्सपर्ट हो चुका है इस आर्ट में, इस कला में, जो है बिल्ड करने की या बनाने की खोखले जाइंट्स को या खोखले दानवों को। हॉलो जाइंट्स का मतलब है बड़ी बिल्डिंग्स जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है, बस खोखली सी बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी हॉस्पिटल बना के। हेल्थ केयर सिस्टम सब्जेक्ट है, सीम्स इसकी वर्ब है, हॉलो यानी खोखला, जाइंट यहाँ पे बिल्डिंग के लिए लिखा गया है ना, बड़ी बिल्डिंग के लिए। टू हैव मास्टर्ड परफेक्ट इन्फिनेटिव है, जो पास्ट में हुए काम को बता रहा है। जब आपको ये सीम हुआ, आपको ये दिखाई दिया कि हेल्थ केयर सिस्टम आर्ट को मास्टर कर चुका है, तो मास्टर करने का काम पास्ट में हो चुका है, दिखाई आपको बाद में दिया। भाई जब पहले कोई काम होगा तभी आपको दिखाई देगा ना ये हो चुका है। तो जब भी कोई काम रिलेटिव मैनर में हो चुका हो, मेन वर्ब के सापेक्ष, मेन वर्ब के रिलेटिव मैनर में, तो उस काम को आप परफेक्ट इन्फिनेटिव में बताते हैं। इस पे एक पूरा कॉन्सेप्ट है 2.5 मिनट का, अभी आपको करवाएंगे। थोड़ा सा पहले फ्लो बना लो, आगे बढ़ते हैं। आऊंगा इस पे वापस, आपको करवाऊंगा ये कब कब यूज करना है। कह रहा है जी, फ्रॉम द आउटसाइड आर लेटेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एम्स लुक लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फोर्ट्रेसेस। कह रहा है जी, अगर बाहर से देखें, फ्रॉम द आउटसाइड देखें, हमारे सारे जो एम्स हैं, एम्स आपको पता है ना, दिल्ली वाला एम्स है, दिल्ली वाले एम्स की जगह और बहुत सारे एम्स हो गए हैं, है ना। गुजरात वाला एम्स, यहाँ वाला जामनगर वाला एम्स। कह रहा है जी, अगर बाहर से देखें, हमारे जो नए एम्स हैं, बाहर जो नए नए बने हैं, वो लुक लाइक होते हैं, दिखाई देते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फोर्ट्रेसेस की तरह। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अत्याधुनिक, अल्ट्रा मॉडर्न, और मेडिकल फोर्ट्रेसेस यानी मेडिकल के क्षेत्र में किलों की तरह, बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस की तरह। कह रहे जी, इंप्रेसिव, टावरिंग, सिंबल्स ऑफ प्रोग्रेस। फोर्ट्रेस हैं ये बहुत इंप्रेसिव, बहुत टावरिंग यानी टावर की तरह, लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे, और सिंबल्स बन के प्रोग्रेस के यानी सफलता के निशान बनते हैं, तरक्की के सिंबल बन के। तो बाहर से तो देखने में ऐसे लगते हैं। एम्स की वर्ब है लुक, लुक लाइक करना, रिसेंबल करना, किसी चीज के जैसा दिखाई देना। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है आज के हिसाब से अल्ट्रा मॉडर्न, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हाईटेक या अप टू डेट। फोर्ट्रेस आपने देख लिया है, सिटाडेल, बैशन, बुलवाक, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। कह रहा है जी, बट पीक इनसाइड एंड यू फाइंड अ ग्लेरिंग रियलिटी। लेकिन आप पीक इनसाइड करें, पीक का मतलब होता है अंदर देखना, पर्दा हटा के जब किसी चीज के अंदर देखते हो तो उसको पीक करना बोलते हैं। कह रहा है लेकिन पर्दा हटा के अब अंदर देखें, आप पाएंगे, आप फाइंड करेंगे एक ऐसी रियलिटी को, एक ऐसी हकीकत को जो ग्लेरिंग है, चमकदार है, सबकी नजरों में आने वाली है। ऐसी चीज नहीं है कुछ छुपी हुई है, ग्लेयर करने वाली एक क्लियर सी रियलिटी है। अब रियलिटी क्या है, वही पर्दा हटा के क्या दिखेगा इनमें। अराउंड 40% ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च फैकल्टी पोजीशंस रिमेन वैकेंट। लगभग 40% टीचिंग और रिसर्च फैकल्टी की जो पोजीशंस हैं, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो पोजीशंस हैं, वो खाली हैं। तो 100 डॉक्टर्स की जगह पे नए एम्स में आपको 60 ही डॉक्टर मिलेंगे, डॉक्टर्स ही नहीं है। चलिए, पीक यहाँ पे वर्ब है, बेस फॉर्म से सेंटेंस को शुरू किया गया है, तो अंडरस्टूड है यू सब्जेक्ट के तौर पे। भाई आप ही अंदर देखेंगे ना, तो यू पीक इनसाइड, यू लिखने की जरूरत नहीं है, यू सब्जेक्ट बन जाता है, अंडरस्टूड है वर्ब है इसकी पीक। पीक मैंने आपको बता दिया, पर्दा हटा के देखने वाले एक्शन को बोलते हैं। यू की वर्ब है फाइंड, ग्लेरिंग यानी चमकदार, क्लियर या एविडेंट। 40% की वर्ब है रिमेन्स, रिमेन। सही बात बोल रहा हूं क्या मैं? 40% की वर्ब रिमेन है। कॉन्सेप्ट है पूरा इस चीज पे, आज लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, लेकिन याद होगा आपको। परसेंटेज की कोई वर्ब नहीं होती अंग्रेजी में, इस साइन की कोई वर्ब नहीं होती। जो भी आप ये वर्ब देख रहे हैं ना, ये परसेंटेज के बाद में रखे हुए, ऑफ के बाद रखे हुए नाउन की वर्ब है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैकल्टी, फैकल्टी एक प्लूरल नाउन है, ये बात करता है किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले स्टाफ की। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में 10 टीचर है तो फैकल्टी कितनी है, 10 की।
तो फैकल्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, फैकल्टी वर्ड ही अपने आप में प्लूरल है। तो इस प्लूरल वर्ब फैकल्टी को प्लूरल वर्ब दी गई है रिमेन। इस 40% से इसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर नाउन होता तो 40% की ही वर्ब सिंगुलर भी हो सकती थी। ऑफ के बाद रखा हुआ नाउन डिसाइड करता है वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। चलो, कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है, आज हमने अलग से नहीं किया। जिन बच्चों ने कर रखा है अपना नोट्स को देख लेना। कह रहा है जी, दीज इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू चर्न आउट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर रनिंग ऑन स्केलेटल स्टाफ। ये इंस्टीट्यूशंस जो डिजाइंड हैं कि चर्न आउट करेंगे यानी प्रोड्यूस करेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, एमडीज को, ये रन कर रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे स्टाफ के ऊपर जो स्केलेटल है, जो नाम मात्र का है। याद है ना वर्ड स्केलेटल। कह रहा जी, मेकिंग क्वालिटी ट्रेनिंग मोर ऑफ अ मिथ देन अ मिशन। बनाते हुए क्वालिटी ट्रेनिंग को, डॉक्टरी की क्वालिटी पढ़ाई को एक मिथ बजाय एक मिशन के। मिथ का मतलब होता है मिथ्या, देखने में लगे आपको सच बात है लेकिन निकले झूठी। तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो है अब एक झूठा मिथ बन चुका है। जब डॉक्टर्स को पढ़ाने वाला ही वहाँ पे कोई नहीं है तो ट्रेनिंग एक मिशन ना मिथ होकर के मिशन की जगह पे मिथ बन चुकी है। इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है आर रनिंग। रन का मतलब होता है चलना, स्केलेटल यानी नाम मात्र का, चर्न आउट करना यानी तेजी से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, जैसे दही से बटर को निकाला जाता है उसको बिलो के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सीएससीज आर इन इवन ग्रिमर शेप। जो सीएससी हैं, सीएससी क्या होता है? छोटा हॉस्पिटल। आपको ब्लॉक लेवल पे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, लेकिन जनरली इसका काम होता है किसी तालुका में, तहसील में मिलना। कह रहे जो तहसील के छोटे हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक केंद्र, कह रहे ये और ज़्यादा निराशा भरी ग्रिमर शेप में है, अवस्था में है। इनकी अवस्था और ज़्यादा ग्रिम है। ग्रिम यानी फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होना, निराशा से भरा हुआ होना। कह रहा है जी, डिस्पाइट द एडिशन ऑफ 2000 CHCs इन रिसेंट ईयर्स दीज सेंटर्स रिमेन वास्टली अंडरस्टाफ्ड। कह रहे बावजूद एडिशन के लगभग 2000 CHC पिछले कई सालों में, रिसेंट ईयर्स में, ये सेंटर्स रिमेन हैं, बने हुए हैं बड़े तौर पे, वास्ट मैनर में, वास्टली अंडर स्टाफ्ड यानी स्टाफ बिना स्टाफ के या कम स्टाफ से। तो नए CHC बना दिए आपने, पुरानों में स्टाफ नहीं था, नयों में भी नहीं है, बस बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हो। CHC विदाउट ए डॉक्टर। कह रहा जी, और ये काम हो रहा है विद रूरल एरियाज फेसिंग नियरली 80% स्पेशलिस्ट वैकेंसीज। रूरल एरियाज के लगभग फेस करने के साथ ही 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वैकेंसी को। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो MD हो, MBBS के बाद में जिसने स्पेशलाइजेशन किया हो, है ना, जो कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, आँख का डॉक्टर हो, ऑर्थोपेडिक हो, हड्डी का डॉक्टर हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कैंसर का डॉक्टर हो। तो ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो गाँवों में आपको 100 की जगह पे 20 ही मिलेंगे। सेंटर्स की वो रिमेन अंडर स्टाफ होना यानी स्टाफ की कमी होना। कह रहे जी, अ टिपिकल CHC थियोरेटिकली अ 30 बेड यूनिट विद स्पेशलिस्ट इन वेरियस फील्ड्स सर्व्स पॉपुलेशंस ऑफ अप टू 2 लाख पीपल। कह रहे जो एक टिपिकल CHC है जिसमें थियोरेटिकली 30 बेड की यूनिट है और जिसमें स्पेशलिस्ट होंगे कई फील्ड्स के। कह रहा है ये सर्व करता है आबादी को 2 लाख तक के लोगों की। मतलब 2 लाख लोगों पे 30 बेड का हॉस्पिटल आप बनाते हो, उसमें भी डॉक्टर नहीं होता। CHC की वर्ब है सर्व्स। कह रहे जी, येट द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैज टर्न्ड देम इनटू घोस्ट CHCs। कह रहे फिर भी जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, उसने बदल दिया है इनको, टर्न कर दिया है इन CHCs को घोस्ट CHCs में। देखिए, जब भी किसी बिल्डिंग के आगे घोस्ट लगे तो इसका मतलब वो बिल्डिंग खाली है, भूतिया है, भूत नाच रहे हैं उसमें, आत्माएं घूम रही हैं, इंसान तो है नहीं वहाँ। घोस्ट बिल्डिंग, घोस्ट सिटी, घोस्ट CHC, समझ गए ना। तो बिना डॉक्टरों के ये CHC भूतिया CHC बन चुके हैं विद लेस देन 1 स्पेशलिस्ट पर सेंटर। और ये सारा काम हुआ है, हर सेंटर की अगर एवरेज देखी जाए तो 1 स्पेशलिस्ट से कम है। अब 1 से कम का मतलब यही है, एवरेज में 1 से कम आ रहा है ना, कहीं 1 है कहीं 1 भी नहीं है। कह रहा है जी, हार्डली द रिफ्यूज द सिक एंड नीडी वर प्रॉमिस्ड। ये बड़ी मुश्किल से ही वो रिफ्यूज है, वो पनाह है, वो शरण है जिनको सिक और नीडी को, बीमार और ज़रूरतमंदों को प्रॉमिस किया जाता है सरकार के द्वारा, है ना। ये थोड़ा ना प्रॉमिस मिला था हमारे देश की सिख जनता को कि एक CHC बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा जिसमें डॉक्टर नहीं होगा। चलिए, हार्डली द प्रॉमिस या हार्डली द रिफ्यूज दैट वाज प्रॉमिस्ड। टिपिकल CHC की वर्ब है सर्व्स। CHC सर्व्स। शॉर्टेज हैज टर्न्ड आउट। रिफ्यूज की वर्ब है वाज प्रॉमिस्ड। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण, आसरा या पनाह। चलिए नेक्स्ट पे पैराग्राफ पे आए, बहुत इजी है ना पढ़ने में आज। कह रहा है जी, आयरॉनिकली
फंड्स कंटिन्यू टू फ्लो फॉर कंस्ट्रक्शन, नॉट केयर। आयरॉनिक बात यह है, उपहास भरी या विरोधाभास वाली बात यह है कि पैसा जारी है आना, फंड्स कंटिन्यू टू फ्लो, कंस्ट्रक्शन के लिए ना कि केयर के लिए। पैसा सरकार दे रही है लेकिन इसीलिए दे रही है कि और बना दो ऐसा सीएससी, खाली सीएससी भूतिया यहां भी बना दो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अंडर द आयुष्मान भारत मिशन प्रायोरिटाइज शाइनी न्यू बिल्डिंग्स ओवर इसेंशियल ऑपरेशनल कॉस्ट लाइक सैलरीज, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आयुष्मान भारत मिशन के अंडर में वो प्रायोरिटाइज करती है चमकदार नई बिल्डिंग्स को, और किसके बजाय किसके ऊपर? इसेंशियल ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर, जरूरी ऑपरेशनल यानी कामकाज की कीमत के ऊपर, खर्चे के ऊपर, जैसे कि सैलरी, जैसे कि नया इक्विपमेंट, माल सामान, और जैसे कि उसकी मेंटेनेंस। तो इसके लिए पैसा नहीं आता कि डॉक्टर गांवों में आने को तैयार नहीं है तो उसकी सैलरी बढ़ा दो, शहर में सैलरी ज़्यादा मिलती है, शहर वाली सैलरी गांव में देने लगो, थोड़ी और ज़्यादा दे दो। तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं आता, पैसा आता है आयुष्मान भारत मिशन में नई चमकदार बिल्डिंग बनाने के लिए। चलिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की वो है प्रायोरिटाइज करना, किसी चीज़ पे प्रायोरिटी देना। इक्विपमेंट, ये वर्ड देख करके कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में गूंजा? चलो ये कॉन्सेप्ट अभी करवाऊंगा, ये पूरा पैराग्राफ करते हैं, फिर ग्रामर के दोनों कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे। कह रहे जी द रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है? अ हेल्थ केयर लैंडस्केप दैट्स हैवी ऑन स्ट्रक्चर्स बट लाइट ऑन सर्विस। एक पूरा हेल्थ केयर का लैंडस्केप बन गया है, बैकग्राउंड बन गया है, जिसमें भारी स्ट्रक्चर्स हैं, भारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बहुत हल्की केयर है, सर्विस के नाम पे बड़ा हल्कापन है। क्रिएटिंग अ सररियल सीन वेयर ग्लीमिंग फैसिलिटीज सिट अनयूज्ड। क्रिएट करते हुए एक भरोसा ना आने वाले सीन को, सररियल या सपने जैसे एक सीन को, जहां पे चमकदार फैसिलिटीज पड़ी हुई हैं, सिट कर रही हैं बिना यूज के। नई अत्याधुनिक मशीनें पड़ी हैं लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है उन पे चलाने वाला, है ना, मरीज का इलाज करने वाला। वाइल पेशेंट्स पोर इनटू ओवर क्राउडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कॉस्टली प्राइवेट क्लिनिक्स। जबकि पेशेंट जो हैं भर भर के आ रहे हैं, पोर इनटू कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा खचाखच भरे हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या फिर महंगे प्राइवेट क्लिनिक्स में, है ना। इन सीएचसी में गांव में कोई नहीं जा रहा, जो ये बिल्डिंग बनी हुई है बिना डॉक्टर के खड़ी है। चलिए, दैट की वो है इस लैंडस्केप के लिए यानी बैकग्राउंड के लिए आया, दैट सररियल यानी जो रियल के परे हो, बियॉन्ड रियल हो। अब कॉन्सेप्ट देख लें ग्रामर वाले। पहले तो ये कॉन्सेप्ट देख लो भाई साहब, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को देख करके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखने में लगता है कि काउंटेबल होगा, इसका प्लूरल बन जाएगा, इक्विपमेंट्स लिख दिया जाएगा तो प्लूरल, इक्विपमेंट लिख दिया जाएगा तो सिंगुलर, लेकिन ये वो नाउन है जो अनकाउंटेबल है, अंग्रेजी में आपको धोखा देगा हर बार। और ये सारे वो नाउन्स हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, प्लूरल सिंगुलर बना सकता हूँ, लेकिन ये नाउन्स का ना प्लूरल होता है ना सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। जैसे शुगर है, चीनी, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, एक चीनी, दो चीनी, पांच चीनी लिख सकते हो क्या? चीनी के दाने लिख दोगे लेकिन चीनी को काउंट नहीं कर पाओगे। चीनी को काउंट करने के लिए आपको एक यूनिट लानी पड़ेगी, किलोग्राम या पाउंड। तो जिस भी चीज़ को अंग्रेजी में यूनिट ला करके काउंट करना पड़े, वो चीज़ अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल होती तो सीधे ही काउंट हो जाती ना, 1 2 3 4 5। जिसको किलो में, घंटे में, किलोमीटर में काउंट करना पड़े, वो चीज़ अपने आप ही अनकाउंटेबल कहलाएगी। तो शुगर तो देख के हमें पता है अनकाउंटेबल है, लेकिन आपको ब्रेड, पेपर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मशीनरी, इक्विपमेंट देख के लगेगा ये अनकाउंटेबल ना हो के काउंटेबल्स हैं। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। नाउन्स को दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको, 8 10 12 जितने भी हैं ये देख लो इनको। न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आर्टिलरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेजिस्लेशन, रिसर्च, एविडेंस, है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। कह रहा है जी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्राइज करता है एक ग्रुप को, यहाँ लिख देता हूँ लेट्स से, चलो कुछ मत लिखो यहाँ, 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे लिख दिया हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो विंडो के अंदर बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं और उनका एक ग्रुप है। अब ये जो वर्ड है ना सॉफ्टवेयर्स, ये गलत है। आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखना है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। सारे सॉफ्टवेयर के सिस्टम को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, समझ गए ना। 5 हो 10 हो 15 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉफ्टवेयर्स वर्ड को यूज नहीं करेंगे, हमेशा लिखेंगे सॉफ्टवेयर। एक सेंटेंस और देखो, दीज 3 कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स आर यूज फॉर अकाउंटिंग बाय मोस्ट एंटरप्राइजेस। ये 3 कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स जो हैं यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग के लिए ज़्यादातर एंटरप्राइजेस के द्वारा, ज़्यादातर कंपनियों के द्वारा। अगेन सॉफ्टवेयर्स लिखा हुआ है,
पीछे का एस निकलेगा, इसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा आपको, अनकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन इस सेंटेंस में एक समस्या आ गई, आगे लिखा हुआ है 3। अब क्या करें, 3 तो लिख दिया गया है, अगर आप इसको यहाँ पे सिंगुलर बना देंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो फिर 3 की वर्ब कहाँ गई। तो जब भी इन नाउन्स को काउंट करना पड़े, मजबूरी आ जाए, आपके सर पे बंदूक रख दी जाए कि काउंट करो, तो इस तरीके से आपको काउंट करना है कि ये सॉफ्टवेयर सिंगुलर रहे और सेंटेंस में प्लूरलिटी का फीलिंग आने लगे। वो कैसे आएगा, आप इस 3 के बाद लिख दें पीसीज ऑफ, एक सेकेंड ना, पीसीज। जैसे ये पीसीज ऑफ आप ऐड करेंगे, सेंटेंस में प्लूरलिटी की फीलिंग भी आ जाएगी और सॉफ्टवेयर सिंगुलर भी हो जाएगा। पीछे का एस निकाल देना। दीज 3 पीसीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, अब इज की जगह पे आप आर लिखें, आर यूज्ड, आर वर्ब होगी 3 पीसीज की, ठीक है, फॉर अकाउंटिंग बाय मोस्ट एंटरप्राइजेस। याद रखना सॉफ्टवेयर्स अभी भी नहीं लिखा है मैंने, उसको सॉफ्टवेयर ही लिखा है सिंगुलर में, आगे 3 पीस ऐड कर दिया है और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है। तो जब मजबूरी आ जाए इनको काउंट करने की, 2 3 4 5 6 इनके आगे लिखा हो, तब ये पीसीज ऑफ वर्ड को यूज कर लेना। ऑल एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द डिफेंस फेल टू सेव द अक्यूज्ड। सारे जो सबूत थे जो डिफेंस ने प्रोड्यूस किए वो फेल कर गए, नाकामयाब रहे अभियुक्त को बचाने में, सेव करने में। देखिए यहाँ पे एस को निकाल दें, 1 2 3 आगे नहीं लिखा हुआ, मैनी जैसा वर्ड आगे यूज नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, इस केस में पीसीज ऑफ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत होती है कब, जब आपको मजबूरी आन पड़े, 3 4 5 लिखा हो तब तो लिखो इसको, नहीं तो सीधे इसका एस निकाल दो, सेंटेंस सही बन गया, ऑल एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द डिफेंस। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ, द जज प्रोनाउंस्ड हिम गिल्टी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 क्रिटिकल एविडेंसेस। 2 आ गई, अब 2 आ गई तो क्या करना है भाई साहब, 2 के आगे ऐड कर देना है पीसीज ऑफ, ठीक है। लेकिन एविडेंसेस के पीछे का एस तो निकलेगा ही, इसको मत भूल जाना, 2 पीसीज ऑफ क्रिटिकल एविडेंस। चलिए इजी कॉन्सेप्ट था, लास्ट में एक आपको दे दिया है होमवर्क में या क्लास वर्क की समझो, इसको यहीं पे सॉल्व कर दो। एट लीस्ट 2 क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस पॉइंट टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ड्यूरिंग द ब्लडी वॉर। कम से कम 2 क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस हमें मिली हैं जो इशारा करती हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, मानवाधिकार वायलेशंस पे इस वॉर के दौरान। सही करके अभी डाल दो कमेंट्स में, गलत होगा सही होगा आपको वहीं बताएंगे, और एक बार करके देखोगे ना खुद से ट्राई, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए समझ में आ गया, बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, अब लास्ट सेंटेंस अपना पूरा करेंगे, रैपअप करेंगे आर्टिकल को। इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग स्पेशलिस्ट थिनली अक्रॉस काउंटलेस CSEs, व्हाई नॉट डिप्लॉय देम स्ट्रेटेजिकली इन सेलेक्ट सेंटर्स। सोल्यूशन दे रहा है जी, कह रहा है बजाय स्कैटर करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के, डिस्पर्स करने के या फैलाने के, स्पेशलिस्ट को बहुत ही थिन मैनर में काउंटलेस CSEs के अंदर, आपके पास 1000 स्पेशलिस्ट हैं और 1200 CSE हैं, तो बजाय 1000 CSE में एक स्पेशलिस्ट दे करके 200 CSE को खाली छोड़ने के, कह रहे हैं इसके बजाय व्हाई नॉट डिप्लॉय देम स्ट्रेटेजिकली इन सेलेक्ट कंट्रीज, क्यों हम उनको डिप्लॉय ना करें स्ट्रेटेजिक मैनर में सिलेक्ट सेंटर्स के अंदर। समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सवाल पूछा गया है बिना सब्जेक्ट वर्ब के, ये फॉर्म भी आती है कभी कभी, व्हाई नॉट टू डू दैट, व्हाई नॉट डू दैट, है ना, व्हाई नॉट डिप्लॉय देम। तो यहाँ पे अगर पूरा लिखना चाहे व्हाई शुड वी नॉट डिप्लॉय देम, ऐसा बनना चाहिए, वो शुड वी जो है बीच में से निकाल के इनफॉर्मल तरीके से इस सेंटेंस को लिखा गया है, ठीक है। टेक्निकली जो है फॉर्मल इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं। चलिए कैसा बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक सेंटर में, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कैसे डिप्लॉय करेंगे। कह रहा है जी, इमेजिन 5 specialists together supported by decent staff quarters and proper infrastructure sparking real change। कह रहा है जी, इमेजिन करो 5 स्पेशलिस्ट एक साथ हो एक CSE में, जो सपोर्ट मिल रहा हो उनको अच्छे से रहने की जगह का, स्टाफ क्वार्टर्स का गांव के अंदर, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और स्पार्क करते हुए रियल चेंज को, लाते हुए सही बदलाव को। तो 15 CSE की जगह एक CSE में सारे डॉक्टर्स बिठा दो, जहाँ पे अच्छे क्वार्टर्स बनाओ, इनके लिए बढ़िया रहने की जगह हो, इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स हो उस जगह पे, और वहाँ बैठ करके स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये आसपास के सभी गांवों को आराम से देख सकें। कह रहा है ऐसा सोच के भी तो कुछ कर सकते हो आप सोल्यूशन। चलिए इमेजिन, यहाँ पे आपको इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू किया गया है, अंडरस्टूड है यहाँ पे सब्जेक्ट यू इमेजिन, आप इमेजिन करें इस तरीके से। कह रहा है अंटिल वी रीथिंक दिस मॉडल द हेल्थ केयर सिस्टम में कीप ऑन बिल्डिंग इट्स इंप्रेसिव फैसाड्स। कह रहे हैं जब तक हम रीथिंक ना कर लें इस मॉडल को, अंटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, ना इसमें जो है इंक्लूडेड है। कह रहे हैं जी, जब तक हम फिर से ना सोच लें इस मॉडल के लिए जो हमने ऊपर सोचा,
कह रहे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो शायद जारी रखे, कीप करे, बिल्ड करना ऐसे इंप्रेसिव फसाड्स को, ऐसे बहुत इंप्रेस करने वाले मुखौटों को या खाली बिल्डिंग्स को, वाइल फेलिंग टू डिलीवर द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स, जबकि फेल कर रहा होगा डिलीवर करने में सबसे जरूरी चीज को, एक्चुअल केयर, सही में देखभाल। तो यही होता रहेगा, तब तक बिल्डिंगें बनती रहेगी डॉक्टर बिना केयर, बिना देखभाल के। चलिए वी की वर्ब है रीथिंक। अनटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो, ना इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए वी के बाद में नॉट रखने की जरूरत अलग से नहीं है। वी डू नॉट रीथिंक लिखने की जरूरत नहीं है, अनटिल में ना ऑलरेडी आ गया। हेल्थ केयर सिस्टम की वर्ब है मे कीप। चलिए रैप अप करें क्लास को। अपना एक कॉन्सेप्ट देख लो जो ऊपर छोड़ करके आए हैं। देखिए पेंडिंग एक्शन और फिनिश्ड एक्शन मेन वर्ब के रिलेटिव में है, ये बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना, मेन वर्ब के रिलेशन में। पेंडिंग एक्शन हो तो आपको सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और अगर फिनिश्ड एक्शन हो तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है टू प्लस में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनमें भी एक्टिव पैसिव लग जाएगा जरूरत के हिसाब से, जहां पे आपको पैसिव की जरूरत हो वहां पैसिव लगाना। अब इस कॉन्सेप्ट को आप टेक्निकली समझो, ये तो आपने देख लिया इसका फॉर्मूला क्या है। द टीचर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स। टीचर जो है कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में, सिंपल टर्म्स में, जैसे मैं यहां कोशिश कर रहा हूं, है ना। चलो देखिए दो वर्ब्स आई हैं, मेन वर्ब है ट्राई करना और उसके बाद में दूसरी वर्ब है एक्सप्लेन करना। मुझे बताओ पहले आप एक्सप्लेन करोगे या एक्सप्लेन करने का ट्राई करोगे? पहले टीचर ने एक्सप्लेन किया या एक्सप्लेन करने का ट्राई किया? अरे भाई साहब पहले ट्राई किया फिर ही तो एक्सप्लेन करेगा ना, कोशिश करोगे तभी तो काम होगा। तो एक्सप्लेन वाला काम जो है इस ट्राई वर्ब के सापेक्ष देखा जाए तो पेंडिंग एक्शन है, पहले ट्राई होगा फिर एक्सप्लेन होगा। पेंडिंग एक्शन के लिए टू इन्फिनेटिव लगाया गया है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म टू एक्सप्लेन, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा वाला देखो, द साइंटिस्ट क्लेम टू डिस्कवर द क्योर टू डायबिटीज। साइंटिस्ट ने क्लेम किया डायबिटीज के क्योर को डिस्कवर करने का। साइंटिस्ट ने दावा ठोका कि मुझे डायबिटीज का क्योर मिल गया है। दावा कब ठोकोगे आप? जब कोई काम हो जाएगा तभी दावा ठोकोगे ना, मैंने ये काम कर दिया है, हमने ये हमला कर दिया है। दावा तभी किया जाता है जब कोई काम हो जाए। अब मुझे बताओ क्लेम वर्ब है मेन वर्ब और बाद में लगाया गया इन्फिनेटिव टू डिस्कवर, दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ, दावा ठोकने का या डिस्कवर होने का? अरे कभी इसने डिस्कवर किया होगा पहले फिर दावा ठोका इसने, यानी डिस्कवर का काम इस क्लेम वर्ब के सापेक्ष फिनिश्ड एक्शन है। क्या है जी? फिनिश्ड एक्शन है। फिनिश्ड एक्शन है तो सिंपल इन्फिनेटिव यानी टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें, आपको लगाना है परफेक्ट इन्फिनेटिव फिनिश्ड एक्शन के लिए। डिस्कवर को बदल देंगे डिस्कवर्ड में और बीच में लगा देंगे हैव। साइंटिस्ट क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड द क्योर टू डायबिटीज। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। यहां भी वही हुआ है, यहां भी ऐसा ही कह रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम सीम्स टू हैव मास्टर्ड। सिस्टम दिखाई देता है कि वो मास्टर कर चुका है, अच्छे से सीख चुका है इस कला को, इस आर्ट को। तो पहले इसने मास्टर किया होगा फिर हमें ऐसा दिखाई देने लगा। तो मास्टर वर्ब पास्ट में हुए काम को बता रही है, परफेक्ट एक्शन को, फिनिश्ड एक्शन को बता रही है। अब इसकी एडवांस फॉर्म को सीखेंगे। बेसिक फॉर्म तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, लॉजिकली अगर देखो तो कोई भी बच्चा सीख सकता है। एडवांस भी इजी है। कभी कभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो इन्फिनेटिव लगाए हैं, ये पैसिव में लगाने होंगे। फॉर्मूला ये रहेगा लेकिन एक्टिव पैसिव में चेंज करके। द अक्यूज्ड was ordered to shift to another jail due to security reasons। कह रहे जो अक्यूज था, जो अभियुक्त था, इसको ऑर्डर किया गया कि दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। पहले मुझे बताओ पहले ऑर्डर आएगा या पहले शिफ्ट होगा? पहले ऑर्डर आएगा या पहले शिफ्ट होगा? अरे पहले ऑर्डर आएगा कि शिफ्ट करो, बाद में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जब ये ऑर्डर आया तब शिफ्ट नाम का एक्शन पेंडिंग था। सिंपल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, टू शिफ्ट आपने लिखा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? अक्यूज को शिफ्ट किया जाएगा, अक्यूज शिफ्ट नहीं करेगा। भाई ऊपर वाले केस में टीचर एक्सप्लेन कर रहा था, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लेकिन यहां वाले केस में अक्यूज को शिफ्ट किया जाएगा। अक्यूज शिफ्ट किसी को नहीं करेगा, कैदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो इन्फिनेटिव तो लगेगा सिंपल वाला, लेकिन लगेगा पैसिव में। और पैसिव में क्या होता है, आप टू के बाद में एक बी को ऐड कर दें और बेस फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। तो यहां क्या लिखूं? यहां लिखूंगा अक्यूज्ड वाज ऑर्डर्ड टू बी शिफ्टेड टू अनदर जेल। ठीक है, क्लियर है मामला? पैसिव कैसे लगाना है, फॉर्मूला वही है, पेंडिंग एक्शन या फिनिश्ड एक्शन। लेकिन ये भी देख लेना सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट काम करने वाला है। अगर हो रहा है तो पैसिव में यूज करना है कॉन्सेप्ट को। द एविडेंस इज बिलीव्ड
टू मैनिपुलेट इट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। एविडेंस ऐसी मानी जाती है कि वो मैनिपुलेट की गई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा। पहला काम है बिलीव करना यानी मानना, भरोसा रखना किसी बात में। दूसरा काम है मैनिपुलेट करना यानी छेड़छाड़ करना। आप ऐसा मानते हो कि इससे छेड़छाड़ हुई है, तो पहले छेड़छाड़ हुई होगी या पहले आप मानोगे? अरे पहले छेड़छाड़ होगी तभी तो आप मानोगे। छेड़छाड़ हुई नहीं तो फिर कैसे मान लोगे आप? समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आपने ऐसा माना है, छेड़छाड़ हो चुकी है, पास्ट में परफेक्ट में काम हो चुका है, फिनिश्ड एक्शन है। तो आप यहां लिखे टू हैव मैनिपुलेटेड, ऐसा ही तो लिखेंगे टू हैव V3। लेकिन एविडेंस से छेड़छाड़ हुई है, एविडेंस के ऊपर काम हुआ है, एविडेंस ने छेड़छाड़ नहीं की है, एविडेंस के ऊपर काम हुआ है, तो पैसिव में लिखना पड़ेगा। और पैसिव क्या होता है जी? परफेक्ट इन्फिनेटिव का टू हैव प्लस में यहां बिन लगा दो बीच में, जैसे परफेक्ट टेंस में लगाते हो टू हैव बिन V3। तो इज बिलीव टू हैव बिन मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। मेरे ख्याल से इससे लॉजिकल मैनर में नहीं सीख पाओगे इस कॉन्सेप्ट को इतने इजी तरीके से। एक बार खुद से ट्राई दो लास्ट वाले इस क्लास वर्क को। सम की डॉक्यूमेंट्स वर रिपोर्टेड टू मिसप्लेस ड्यूरिंग द ट्रायल। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट किया गया था कि वो मिस हो चुके हैं ट्रायल के दौरान, केस के दौरान। क्या लिखूं यहाँ पे? टू मिसप्लेस को मैं कैसे चेंज करूं, कमेंट्स में डालना। कॉन्सेप्ट एडवांस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी नहीं है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। जिस बच्चे ने फॉर्मूला लगा लिया रीजनिंग वाला, उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टू मिसप्लेस को क्या लिखूं? टू बी मिसप्लेस्ड, टू हैव मिसप्लेस्ड, टू हैव बीन मिसप्लेस्ड, जो भी आप लिखना चाहें बनाएं। चलिए डालना कमेंट्स में। अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जस्ट अ मिनट। कह रहा है जी पैराजंबल देख लो पहले। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, देख के मुझे बताओ कैसे आप इसको अरेंज करेंगे। चलो मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज करके इन चारों को पढ़ा है। अब मैं अरेंज करना आपको सिखा देता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जब दोगे तब इस सेंटेंस को लिख पाओगे। पहले कोई बात बताओ फिर उसका एग्जाम्पल दो। जो ये सेकंड जो है ना, ये वाला सेंटेंस ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग सेंटेंस बनेगा पैराग्राफ का, क्योंकि यहां पे एक बात को, नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। कह रहा है जी एन अपीयरेंस ऑफ मेडिकल प्रोग्रेस मास्क रियलिटी। मेडिकल की जो प्रोग्रेस की अपीयरेंस है वो रियलिटी को मास्क करती है, छुपाती है। बहुत सारे CSCs ऑपरेट कर रहे हैं बिना पर्सनल के, बिना स्टाफ के। कह रहा है जी ये जो है ना, ये इस बात से जोड़ करके रखा जाए पहली वाली चीज को। कह रहा है जी फंड फ्लो करते हैं स्ट्रक्चर्स में। कह रहा है फिर भी हेल्थ केयर डिलीवरी सफर करती है क्योंकि इसेंशियल स्टाफ वहां पे नहीं है। और फिर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस बहुत सारे रूरल CSC में 80% जो है पोजीशंस अनफुलफिल्ड है। फिर लास्ट में बताया गया सोल्यूशन, बजाय स्प्रेड करने के रिसोर्सेज को थिन मैनर में स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन जरूरी है स्पेशलिस्ट की बेटर केयर के लिए। तो पहले बताई गई समस्या 2 नंबर पे, फिर बताया गया समस्या को और डिटेल में 1 नंबर में, फिर उसका एग्जाम्पल भी दिया गया 3 नंबर में, और फिर उसका सोल्यूशन दिया गया 4 नंबर में। तो 2, 1, 3, 4 आपका बनेगा अरेंजमेंट। ठीक है। चलो सेकंड में आपसे पूछा जी ऑथर की टोन क्या है जब ये बोलता है कि पैसा आ रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए बजाय हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए। तो किस टोन में ऑथर इस बात को लिख रहा है? इन चारों में से क्या लगता है आपको, कौन सी टोन लग रही होगी? अरे स्वाद ले रहा है गवर्नमेंट के कि इनसे बिल्डिंग बनवा लो जितनी मर्जी, ठेकेदारों को पैसा दे लो, है ना, खर्चा करवा लो, मरीज की कोई देखभाल नहीं होती। सैटारिकल और क्रिटिकल टोन में लिखा गया है, उपहास बनाते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए। चलो थर्ड में आ जाओ। लाइकली आउटकम क्या होगा अगर हेल्थ केयर सिस्टम जारी रखता है प्रायोरिटाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टाफिंग के ऊपर? अगर ये चलता रहा तो आगे जाके क्या होने वाला है इस आर्टिकल के हिसाब से? बहुत इजी है, पढ़ लिया ना चारों आपने। अरे अगर ऐसा होगा तो जो गांवों में बनी हुई जो हॉस्पिटल्स हैं वो खाली रहेंगे, फैसिलिटीज जो हैं अंडर यूटिलाइज रहेंगी, और हॉस्पिटल जो हैं ओवर क्राउडेड होंगे और स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है, थर्ड में लगेगा सी। कॉलम्स को मैच करना है, करके देखो, वीडियो को पॉज करो। चलो अंडर द नाइफ यानी सब्जेक्ट टू ए सर्जरी, सर्जरी में होना, चौथे का बन जाएगा सी। सिना क्वा नॉन यानी नेसेसरी प्री कंडीशन जिसके बिना काम ना हो सके, ई। पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अनवेलकम्ड पर्सन। चर्न आउट करना, बहुत तेजी से फास्ट रेट पे प्रोड्यूस करना। फुसाड का मतलब होता है डिस्गाइस या मुखोटा, मास्क। डिस्गाइस यानी मुखोटा या मास्क। चलिए लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स, 2 एरर्स, और ये दोनों एरर्स आपके होमवर्क वाले के टास्क में जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है,
5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं होमवर्क में वोकैब के, और 2 क्वेश्चंस हैं 6 नंबर और 7 नंबर ग्रामर का। आराम से इनको करो और कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए, फर्स्ट कमेंट से मैच कर लेना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर नोट कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।